बात करेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी किया जा रहा है और इस गाइडलाइन के अनुसार यह है कि आप सभी जान ही रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक नया पेंशन स्कीम लाया गया है, यूपीएस और एनपीएस वर्तमान में लागू है। और यहाँ अब आपको एक टाइमलाइन दे दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 तक आप दोनों में से कोई एक विकल्प का चयन करेंगे कि आपको एनपीएस चाहिए या यूपीएस चाहिए, दोनों में बेहतर कौन है, इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और यहाँ बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों पर भी लागू होगा, बिहार के सभी 10 लाख कर्मचारियों पर लागू होगा, सरकारी कर्मचारियों पर, और केंद्र सरकार सहित भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों पर यह लागू होगा और अनिवार्य होगा। एक का चयन आपको करना होगा, या तो यूपीएस में रहना चाहते हैं तो यूपीएस में रहिए, या एनपीएस में रहना चाहते हैं तो एनपीएस में रहिए। देख लीजिए यहाँ केंद्र ने तैयार किया यूपीएस का ड्राफ्ट, इसी के अनुसार बनेगी गाइडलाइन। पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट एक मुश्त राशि नहीं पर 100% फंड निवेश संभव। कर्मचारियों को 31 मार्च तक चुनना होगा एनपीएस चाहिए या यूपीएस, और आप अपना मतलब कि चुन सकते हैं जो भी हो। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के वैकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने जा रही है। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार गाइडलाइन बनाई जाएगी। यह दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। इसी के अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में कोई एक विकल्प चुनना होगा अनिवार्यतः। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों के पास फंड में जमा 100% राशि के निवेश का विकल्प रहेगा, यानी कि यहाँ 100% राशि भी आप निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको यहाँ जब रिटायर करेंगे तो उस समय राशि नहीं दिया जाएगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझावे गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक निवेश बाजार जोखिम के अनुसार कर सकते हैं। यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ एनपीएस में मिलेगा, यानी कि उनके फंड में जमा 100% राशि का उपयोग पेंशन में किया जाएगा। वहीं एनपीएस की बात करें तो इसमें से 60% राशि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलती थी, बाकी बची यहाँ 40% में से ही पेंशन बनती थी। यूपीएस में सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। एनपीएस में सरकार 14% योगदान देती थी, तो यूपीएस में यहाँ 4.5% बढ़ाकर 18.50% सरकार देगी। जैसे आप मतलब सरकारी हैं कर्मचारी तो आप सभी जान ही रहे हैं कि 14% अंश एनपीएस में सरकार के द्वारा दिया जाता है, जबकि यूपीएस में यहाँ दिया जाएगा 18.5% सरकार के द्वारा, यानी कि एनपीएस में कर्मचारी को के 10% मिलाकर कॉर्पोरेट फंड में कुल 24% राशि जमा होती थी, यूपीएस में 28% हो जाएगी। हालांकि पेंशन फंड में 20% की राशि ही जाएगी, यानी कि 8.50% पर कर्मचारी का हक नहीं होगा। यह राशि सरकारी पूल में जमा होगी। इसका उपयोग कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसकी राशि एचयूएटी से पेंशन दी होगी, जो 50% पेंशन कमी की राशि उपयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ सबसे पहले जो मूलभूत अंतर है वह देख लीजिए। यूपीएस में सरकार का योगदान 4.5% बढ़कर 18.5% होगा। पैरामीटर एनपीएस यूपीएस, कर्मचारी का योगदान 10%, यहाँ भी 10% ही है। सरकार का योगदान यहाँ 14% रहता है एनपीएस में, जबकि यूपीएस में 18.5%। कॉर्पोरेट फंड में जमा होता है कर्मचारी का 10%, सरकार का 14%, यानी कि कुल 24% वेतन यहाँ जमा होता है। और यूपीएस में क्या, तो कर्मचारी का 10% प्लस सरकार का 10%, यानी कि यहाँ 20% जमा होगा। अब देखिए यहाँ मेन पॉइंट है फुल फंड, इसमें कोई फंड नहीं है, जबकि सरकार के द्वारा 8.5% योगदान का हिस्सा होगा। फंड का उपयोग 50% बाजार जोखिम के साथ निवेश, जबकि यहाँ 100% निवेश का विकल्प है। सेवा समाप्ति पर भुगतान यहाँ 60% निकासी और 40% यहाँ पेंशन के लिए होगा। और न्यूनतम पेंशन एनयूटी पर आधारित, और यहाँ देख लीजिए 100% राशि
एनयूटी और अंतिम मूल वेतन का 50% यहाँ पेंशन दिया जाएगा। मान के चलिए यहाँ अंतिम आपका वेतन अगर 1 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया आपको पेंशन की राशि दिया जाएगा जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक। फंड निकासी। हमारे केक रेडी है ना? 60% प्लस सेवा के दौरान 3 बार 25% तक निवासी हो जाएगा एनपीएस में, और यूपीएस में 3 बार सेवा के दौरान 25% निकासी पर रिटायरमेंट पर कोई निकासी नहीं। यहाँ यही बात है कि रिटायरमेंट नहीं दिया जा रहा है। रिटर्न पर नियंत्रण चुने गए प्रोवाइडर के आधार पर, जबकि यहाँ कर्मचारी का असीमित नियंत्रण। ग्रेचुइटी और अन्य लाभ, तो ग्रेचुइटी व अवकाश नगदीकरण और ग्रेचुइट और यहाँ भी वही मिलेगा। उसके बाद यहाँ एनपीएस से बेहतर है यूपीएस। इसमें अंतिम वेतन के 50% की गारंटी पर ओपीएस वाली बात नहीं है। सबसे यहाँ कारपर फंड, एनपीएस में कारपर फंड यहाँ 24% जाएगा। इस फंड में 50% को कर्मचारी बाजार जोखिम के अनुसार निवेश कर सकता है, और यूपीएस में भी कर्मचारी का अंशदान 10% होगा, पर सरकार का योगदान 18.5% होगा, यानी कि 28.5% के यहाँ कारपर्स फंड होगा। हालांकि पेंशन फंड में 20% राशि ही जाएगी, यानी कि यूपीएस में एनयूटी में जमा होने वाली राशि एनपीएस से 4% कम है, यानी कि कारपर्स फंड एनपीएस से अधिक है। हालांकि यूपीएस में 8.5% का कुल फंड रहेगा, यह पेंशन में इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ हो गया। उसके बाद एक मुफ्त निकासी, एनपीएस में रिटायरमेंट का 60% राशि निकाल सकते हैं, यूपीएस में एनयूटी 100% राशि पर यहाँ जमा राशि पर ही बनेगी जो पेंशन है। पेंशन एनपीएस में पेंशन 60% मतलब 40% एनयूटी पर ही मिलेगा, यूपीएस में 100% पर मिलेगा। ऐसे में यूपीएस चुनने पर पेंशन की राशि 50% स्थिर होगी। एक्सपर्ट बोले पेंशन के विकल्प के तौर पर देखें तो यूपीएस बेहतर है, यानी कि इसमें पेंशन राशि बढ़ सकती है एनपीएस से या समझौन की स्थिति रहती है। देखिए यहाँ सबसे पहले अगर आपको बुढ़ापे में पेंशन चाहिए तो आप यूपीएस चुने, अगर आपको नगद वेतन चाहिए भुगतान तो आप एनपीएस में रह सकते हैं। और यहाँ इस तरह देखें तो एनपीएस के मुकाबले यूपीएस बेहतर है, हालांकि इसमें ओपीएस जैसी बात नहीं है। आगे यहाँ 8.5% का उपयोग कब होगा? एनयूटी में जमा राशि से यदि पेंशन 50% नहीं बनती है तो पूल में जमा 8.5% का उपयोग होगा, ताकि रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का यहाँ 50% कर्मचारी को मिल सके। उदाहरण के स्वरूप यहाँ मान लें कि एनयूटी की जमा राशि 80 लाख रुपए है, इस पर मौजूदा 7% के हिसाब से सालाना रिटर्न इतना होगा, मतलब 5,60,000 रुपए होगा, यानी कि महीने का 46,000 रुपये है। यदि अंतिम वेतन 1 लाख रुपए है तो पेंशन 50,000 रुपये पर बनेगी, क्योंकि रिटर्न और पेंशन में अंतर 4,000 है, इसलिए यहाँ हर माह पेंशन के लिए 4,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप पेंशन चाहते हैं बुढ़ापे में तो आपके लिए यह विकल्प सर्वोपरि है यूपीएस का, और कैश चाहते हैं तो यहाँ एनपीएस का विकल्प ले सकते हैं। और यहाँ आपको 1 अप्रैल तक चुन लेना है, दोनों में से कोई एक, अन्यथा मतलब कि आपका जो अभी है वही रखा जा सकता है।